नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर अब बदलने वाली है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तक यह नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जो मौजूदा बिल्डिंग से अधिक बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाली है। इसका काम सेंट्रल विस्टा के तहत किया जा रहा है। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा आखिर है क्या। सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (IGNCA), उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रिनोवेट करने की योजना को कहा जाता है। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज़्यादा होगा। राज्यसभा का भी आकार बढ़ेगा। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। नए संसद भवन की डिज़ाइन HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। वर्तमान संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था। उस वक्त इस इमारत के निर्माण में करीब 6 साल लगे थे और इसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। नई इमारत बनने के बाद इसे पुरातत्व धरोहर में बदला जा सकता है। भारत में पहली बार संसदीय चुनाव 1951 में हुआ था। उस वक्त लोकसभा की सीटें 489 थीं। आज लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 2026 में परिसीमन होना है। इसके बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। संविधान के आर्टिकल 81 में कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक तो यह स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन इसके बाद यह संसद भवन सांसदों का भार उठाने में सक्षम नहीं रहेगा। सभी मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग जगहों पर हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती हैं। नए प्रोजेक्ट में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ऑफिस एक ही जगह पर हों। आइए अब यह भी जान लेते हैं क्या है नई इमारत की खास बातें। इस इमारत में 2000 लोग प्रत्यक्ष और 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से बैठ सकेंगे। यह इमारत करीब 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी। इसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुरानी लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है, वहीं नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। विजिटर्स गैलरी में भी 336 लोग बैठ पाएंगे। नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी और विजिटर्स गैलरी में 336 लोग बैठ सकेंगे। फिलहाल राज्यसभा में 280 लोगों की बैठने की जगह है। इस इमारत में कैफ़े, लाउंज, डाइनिंग एरिया, मीटिंग के लिए कमरे, अफसरों और बाकी कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस बनाए जाएंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि आखिर इस 971 करोड़ की लागत वाली बिल्डिंग में क्या है। 971 करोड़ की लागत तो केवल संसद भवन की है। अगर पूरे सेंट्रल विस्टा परियोजना की लागत का अनुमान लगाया जाए तो यह करीब 20,000 करोड़ रुपए पहुंचेगी। आपको थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि भारत में आधुनिक संसद होगी। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या भाई इसकी ज़रूरत है? अगर इसको जनसंख्या बढ़ोतरी के नज़रिए से देखा जाए तो भी इसकी कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी का ग्राफ लगभग 2060 तक ही बढ़ेगा, फिर उसके बाद नीचे गिरने लगेगा। अगर बात रही कोऑर्डिनेशन की, तो ये सब ऑनलाइन नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन केवल गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को छोड़कर, क्योंकि इनमें हैकिंग का भी डर रहता है। आपको क्या लगता है कि इस महामारी के दौर में भी इस परियोजना को चालू रखना चाहिए? जिस समय पुलिस सभी वाहनों की तलाशी ले रही है, उसी दौरान इन वाहनों को जाने दिया जा रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा हैं। दिल्ली में केवल उन्हीं को बिना तलाशी के आने जाने दिया जा रहा है जो इस सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। या आज हमें यह मान लेना चाहिए कि दिल्ली की किस्मत में ही प्रदूषण है, कभी गाड़ियों का तो कभी धूल मिट्टी के कणों का। इस समय जब लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रही है, उसी समय ये कितना घातक हो सकता है। जब समूचे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है तो यह क्यों चालू है?
क्योंकि इसमें सरकार का अपना फ़ायदा है। इसमें वो तमाम सुविधाएं हैं जो सब उन्हीं के लिए हैं। यहाँ नेताओं के घर, दफ्तर तथा उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था है। यहाँ देश की आम जनता भले ही मरे या जिए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यह सब उनके लिए एक प्रकार का डेटा है। इसकी पीड़ा तो केवल वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपने किसी को खोया है। क्या गलती थी उनकी? इस महामारी के दौर में इलाज संबंधी ज़रूरी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड आदि न मिलना, क्या उनकी गलती है? लोगों ने अपने को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। किसी ने अपने घर बेचे, तो किसी ने अपनी ज़मीन, तो किसी ने गहने बेच दिए, केवल इसी आशा में कि आखिर किसी तरह इनकी जान बच जाए। आज जितना पैसा सेंट्रल विस्टा में खर्च किया जा रहा है, अगर केवल महामारी के दौर में ही इसे रोककर इसका पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाया जाए तो शायद यह स्थिति नहीं होती। आज आपको यह भी समझना चाहिए या जानना चाहिए कि भारत में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत लगभग 1,000 रुपये है, तो 20,000 करोड़ में लगभग 20 करोड़ सिलेंडर खरीदे जा सकते थे। भारत में एक वेंटिलेटर की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, तो इस बड़ी रकम में लगभग 6.5 लाख वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज देश किस स्थिति में आ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।